वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल नाम का मैथ टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स क्लास में। चैप्टर स्टार्ट किया था हमने आव्यूह या मैट्रिक्स, उसमें पीवाईक्यूज कल कर रहे थे और उससे पहले थ्योरी पढ़ी थी। तो आज फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए, हाँ थ्योरी लिखो। थ्योरी लिखिए, दो आव्यूह का गुणनफल, दो आव्यूहों का गुणनफल दो आव्यूहों का गुणनफल दो आव्यूह ए तथा बी का गुणनफल तभी संभव है जब दो आव्यूह ए तथा बी का गुणनफल तभी संभव है जब C1 बराबर R2 हो। C1 मतलब ये A का जो कोटि है वो है R1 गुणा C1 और B की कोटि है वो है R2 गुणा C2। तो कब पॉसिबल है? जब C1 बराबर R2 हो। C1 बराबर R2, हाँ, तभी गुणा पॉसिबल है। तथा परिणामी आव्यूह की कोटि R1 गुणा C2 होगी। परिणामी आव्यूह की कोटि R1 गुणा C2 होगी। ये तो संभवता है कंडीशन, और ये परिणामी है। कोटि की बात हो रही है, ऑर्डर की बात हो रही है। का गुणनफल तभी संभव है जब C1 बराबर R2 हो तथा परिणामी आव्यूह की कोटि R1 गुणा C2 होगी। और R1 C1 R2 C2 क्या है? A की कोटि और B की कोटि है, ठीक है। फिर लिखिए गुणधर्म, इसी के ही दो आव्यूह का गुणनफल है, इसके गुणधर्म में लिखिए पहला, अच्छा फर्स्ट पॉइंट देखिए। मान लीजिए दो आव्यूह दी हुई है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आव्यूह है, a भी आव्यूह है और b भी आव्यूह है। तो क्या यह है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a भी हो जाएगा क्या? दो आव्यूह दी हुई है a प्लस बी, मतलब a का आव्यूह है, ये भी आव्यूह है, इसका होल स्क्वायर बोला गया योग का। तो क्या यह है पॉसिबल है क्या? ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। एक कंडीशन है जिससे ये पॉसिबल होगा, वो कंडीशन अपन निकालते हैं अभी। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये बोल सकते हो a प्लस बी गुणा, बोलोगे ऐसे ही। अब दोनों आव्यूह को गुणा करना है तो सिंपली गुणा कैसे होता है वो तो कर सकते हैं अपन। क्या होगा? a गुणा a गुणा b, b गुणा a और b गुणा b। a गुणा a क्या होता है? ये तो a स्क्वायर होता है, ये b स्क्वायर होता है। दिक्कत यहां है, ये प्लस का a भी होता है और ये प्लस का b a होता है, और हम जानते हैं a b बराबर b a नहीं होता, मैट्रिक्स के केस में नहीं होता। परंतु यदि ऐसी कोई कंडीशन दी हुई हो या फिर इस प्रकार की मैट्रिक्स हो जिसमें a b बराबर b a बन रहा हो, तब यदि a b बराबर b a बन रहा हो तब ये भी a b हो जाएगा, ये भी a b हो जाएगा, दोनों a b मिलाकर 2ab बना देंगे। सिंपल गुणा की बात की जाएगी तो इस प्रकार से होगा, और अगर a b बराबर b a बन रहा होगा तो ये ट्वाइस ऑफ a b हो जाएगा, ठीक है। तब ये संभव है। तो लिख लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख लो। और यदि a b बराबर b a हो तब ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a b प्लस b स्क्वायर। यदि a b बराबर b a हो तब यह डायरेक्टली पॉसिबल है, ठीक है।
ध्यान रखेंगे जनरल टर्म में ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ठीक है, ए बी और बी ए बराबर नहीं होते हैं। बट हो जाए कोई कंडीशन ऐसी दी हो या ऑलरेडी कुछ मैट्रिक्स ऐसी दी हो तो फिर ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेसिक फॉर्मूले हमने सारे पढ़े, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी ए माइनस बी, वो जब भी वैलिड होंगे जब जब ये कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है। सभी फॉर्मूले तभी वैलिड होंगे मैट्रिक्स के केस में जब ए बी बराबर बी ए होगा, क्योंकि जब होल क्यूब खोलोगे फिर वही कंडीशन फंसेगी, ठीक है, और आगे से आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो लिख लीजिए, अतः बीजगणितीय सूत्र आव्यूह पर तभी संभव है जब ए बी बराबर बी ए होगा। बीजगणितीय सूत्र आव्यूह पर तभी संभव है जब ए बी बराबर बी ए होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। अब इसमें सारे फॉर्मूले आ गए, ए प्लस बी का होल क्यूब आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, और भी कोई जो भी बीजगणित में सूत्र पढ़े वो सभी सूत्र इस कंडीशन पे वैलिड होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। फिर लिखिए सेकंड पॉइंट में, यस नेक्स्ट लिखिए सेकंड, लिखिए यदि ए बी बराबर ए सी हो तब बी बराबर सी जरूरी नहीं ऐसा हो। मैट्रिक्स में गुणा पे बाद चीजें बदल जाती है, इसलिए यदि ए बी बराबर ए सी है तो आप ये बी बराबर सी हमेशा कंपलसरी नहीं है ऐसा हो, ठीक है, जरूरी नहीं ऐसा संभव हो। ए बी बराबर ए सी, ठीक है। अब गुणा होने के बाद नई मैट्रिक्स का निर्माण हो जाता है, और यहां पे भी गुणा होने के बाद नई मैट्रिक्स का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब बी का ऑर्डर भी तो बदल सकता है गुणा में। देखो अगर ये 3 गुणा 3 है, ए सबसे पहले सिंपल ऑर्डर से ही बात बन जाएगी। यहां पे 3 गुणा 2 हो गया, पॉसिबल है गुणा, तो रिजल्ट आएगा 3 गुणा 2। अब आओ इधर भी ए तो 3 गुणा 3 है, ये बोला 3 गुणा 1 हूं मैं, तो ये बोला पॉसिबल है ना गुणा, तो गुणा हुआ। तो कुछ भी चीज में यहाँ पे वैल्यूज में, ऑर्डर में, वैल्यूज में, टर्म्स में कुछ भी हो, आपको अगर ए बी बराबर ए सी है तो ये जरूरी नहीं है कि बी बराबर सी हो भी सकता है और नहीं भी, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है और नहीं भी हो सकता है। आई बन रहा होगा तो पॉसिबल हो जाएगा, दूसरे केस में पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, हमेशा क्या करते हैं अपन भाई, ए बी बराबर ए सी, तो ए से ए कट गया भाई, नॉर्मल त्रिकोणमिति फॉलो नहीं होती है मैट्रिक्स पे, बात इतनी सी है। हर जगह पे नॉर्मल त्रिकोणमिति जहां भी गुणा आ जाएगा ना, इन्वॉल्व हो जाएगा, वहां पे नॉर्मल बीजगणित इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा अलग होता है मैट्रिक्स के केस में, इसलिए यहाँ पे लिखवाया है स्पेशली, ए बी बराबर ए सी हो तो जरूरी नहीं बी बराबर सी हो भी सकता है और नहीं भी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ए बी नहीं, पहली बात एक और चीज ध्यान रखें, यदि ए बी पॉसिबल है तो जरूरी नहीं है कि बी ए पॉसिबल हो। लिख लो ये लाइन भी, अगला पॉइंट लिखो, यदि ए बी संभव है तो आवश्यक नहीं बी ए भी संभव हो। यदि ए बी संभव है, ए और बी का गुणा संभव है, तो आवश्यक नहीं कि बी गुणा ए भी संभव हो।
ठीक है, संभव पे अभी तो बात बराबर की तो जब होगी जब संभवता पे ही सवाल उठ गए कि यदि ए बी है तो बी ए हो नहीं हो पता नहीं। यदि ए गुणा बी संभव है तो आवश्यक नहीं कि बी गुणा ए भी संभव हो। ठीक है, तो बराबर का तो किस्सा ही खत्म हो गया, पहले संभवता पे ही सवाल उठ रहे। अब नेक्स्ट वाला लिखिए, यदि ए बी बराबर 0 हो तो जरूरी नहीं कि बी ए बराबर 0 हो। यदि ए बी बराबर 0 हो तो जरूरी नहीं कि बी ए बराबर 0 हो। नेक्स्ट लिखिए, यदि a प्लस बी होल पावर m हो, यदि a प्लस बी होल पावर m हो, कैसे क्या करते थे इसके लिए? a प्लस बी होल पावर m, कोई भी m बड़ा नंबर है 10 20 50, बाइनोमियल लगाते थे। तो बाइनोमियल लगेगा, लेकिन कब लगेगा? बाइनोमियल तो लग जाएगा लेकिन कब लगेगा? जब ए बी बराबर बी ए होगा तब बाइनोमियल संभव होगा। ठीक है, जब ए बी बराबर बी ए होगा, एक क्वेश्चन आया हुआ बी एस पे, तो जब ए बी बराबर बी ए होगा तब बाइनोमियल संभव होगा। जितने भी बीजगणितीय सूत्र है सब संभव है, लेकिन कंडीशन एक ही है, ए बी बराबर बी ए। ठीक है, ये हो गया अपना। ए प्लस बी की होल पावर एम बराबर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब द्विपद प्रमेय तब संभव है जब ए बी बराबर बी ए हो। नेक्स्ट लिखिए अगली लाइन में, निष्क्रिय मैट्रिक्स मतलब निष्क्रिय आव्यूह, निष्क्रिय आव्यूह, निष्क्रिय आव्यूह स्पेलिंग भी लिख लो, आइडियम पोटेंट, आई डी ई एम पी ओ टी ई एन टी, ई एम आई डी ई एम पी ओ टी ई एन टी, पी ओ टी ई एन टी। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें ए स्क्वायर बराबर ए हो जाए, ऐसा वर्ग आव्यूह मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें ए स्क्वायर बराबर ए हो जाए। ठीक है, क्या कहलाएगा? निष्क्रिय आव्यूह या फिर आइडियम पोटेंट मैट्रिक्स। अगर ए स्क्वायर बराबर ए है तो ए क्यूब का मान क्या आएगा, जरा देखो कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर का मान ए है, ए क्यूब को लिखा ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर का मान ऊपर से लाया ए है, ए गुणा ए फिर से ए स्क्वायर बन गया और ए स्क्वायर का मान फिर से ए, ओवरऑल ए है। तो जब भी आप यहां कितनी भी पावर में घूमने जाओ, कितनी भी पावर में घूमने जाओ, ए की पावर एन बराबर ए ही बनेगा। और ये ध्यान रखना, यदि ऐसा है तो ये बनाए, ठीक है, आव्यूह हमेशा एक वन वे है, यह ऐसा है तो ये है, ऐसा जरूरी नहीं है। वन वे रास्ता है आव्यूह अपने आप में आव्यूह वन वे रास्ता है। अगर यहां से यहां पहुंच रहे हो तो जरूरी नहीं यहां से यहां वापस आ जाओगे। ठीक है, वन वे ट्रैफिक है, एक साइड का ही रास्ता है।
दूसरी साइड जरूरी नहीं है, हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है। आप कंपल्शन नहीं कर सकते कि अगर ये दे दिया तो ये भी होगा। ठीक है, ये दिया है, ये दिया है तो ये जरूर होगा, बन जाएगा अपने आप कितनी भी पावर के लिए। ठीक है, क्यों, क्या हो रहा है, गुणा हो रहे हैं, दो मैट्रिक्स गुणनफल में हो सकता है कुछ टर्म्स ऐड हो रही हो और ऐड होके यहाँ पे ये वाली कंडीशन बन रही हो, बट वो दो में नहीं बन रही हो, स्क्वायर में नहीं बन रही हो, क्यूब में नहीं बन रही हो। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। हाँ, इसमें फॉलो हो जाएगा। ठीक है, आइडियम पोटेंट हम परिभाषा क्या याद करेंगे, ए स्क्वायर बराबर ए हो, ए स्क्वायर बराबर ए हो तो फिर ए की पावर एन बराबर ए है, बस ये याद नहीं करेंगे, ये है तो ये है। नेक्स्ट लिखिए, सहखंडज आव्यूह, सहखंडज आव्यूह निकालने तो आता है सबको, निकालना भी सिखाऊं, इतना बड़ा निकालना सिखाएगा तेरे को 12th में। एक दो तीन चार, सपोज ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, अब बोला गया इसका सेकंडज आव्यूह निकालना है, तो याद दिला रहा हूं केवल इनवर्स के लिए काम आती है इसलिए। ठीक है, अगर ये a11 का निकालना है आपको तो -1 की पावर 1 + 1 ये दोनों का योग, और ये इधर इधर तो ये 4 आ जाएगा, तो बन जाएगा ओवरऑल 4। a11 का सहखंडज निकल रहा है, ये सहखंडज। ठीक है, सहखंडज। अब आते a12 पे, -1 की पावर दोनों लोकेशन का एडिशन, a21 अब बोला जाए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ये बनेगी 4 -3 -2 1 का ट्रांसपोज, ये ध्यान रखना ट्रांसपोज है। ठीक है, फिर बन जाता है अपने पास 4 -3 -2 और 1, ये हमने 2/2 के लिए निकाला है, वर्ग आव्यूह के लिए होता है। ठीक है, तो वर्ग आव्यूह के लिए ये 2/2 के लिए निकाला है, अब 3/3 के लिए भी निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है, ये इस प्रकार से निकला है ना। अब एक बार ए का मान बताओ मुझे, यहां पे सारणिक ए का मान 4 माइनस, यहां पे बताओ एडजॉइंट ऑफ ए का मान, प्लस का 6 देन फिर माइनस का 6, क्या हो गया। ठीक है, लिख लो, तीन गुणा तीन भी करके लिखाऊंगा, ये इसलिए तो लिखवा निकलवाया है कि भाई चेंज नहीं हो रहा। तीन गुणा तीन में देखते क्या फर्क पड़ेगा, ले लो एक एग्जाम्पल। लाए के 12th वाली बुक लाया तू, नहीं वही बुक से दे, बुक दे, बुक 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 आप ही पढ़ा रहा हूँ यार तू। ला दे बेटा, धन्यवाद, बैठ 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 बैठ।
लिख लिया ना? ऑर्डर भी ध्यान रखना 2/2 है और ये वैल्यू भी निकाल लेना दोनों। अभी एक चीज फिर दोनों में मैच कराएंगे। ठीक है, अब इसका निकालो सेम टू सेम, यही सेकंड आप भी निकालना है। ए बराबर दिया हुआ है अब की बार 0 1 2 1 2 3 3 1 1। पहले तो इसका सारणिक का मान निकाल के देख लो क्या आ रहा है। 0 1 2 1 2 3 3 1 1। सारणिक का मान बताओ भाई। यूं गया और ये गया तो 1 माइनस 9 माइनस का 8 प्लस का 8। वन माइनस 6 माइनस 5 माइनस का 10 माइनस का 2 आ रहा है क्या? चेक करो, आ रहा है सबका? ठीक है, अब निकालते हैं इसके सारे सेकंडज। निकालिए। ए 1 1 2 माइनस 3 माइनस 1। और ये भी ध्यान रखना -1 की पावर लोकेशन, लोकेशन मतलब 1 1 है तो 1 + 1, 1 2 है तो 1 + 2। ठीक है, निकालते चलो, निकालो सभी। ए 1 2 1 2 के लिए 1 पे आ गए, ये गया ये गया। 1 माइनस 9 माइनस का 8 प्लस का 8 1 3 1 माइनस 6 1 माइनस 6 माइनस का 5। मैच कराते रहो, यही आ रही है क्या वैल्यू? ठीक है, चले 2 1 पे। वन माइनस 2 -1 2 1 है तो +1 2 2 इस पे खड़े हो जाओ। 0 -6 -6 4 है तो -6। बताते जाना जहां भी चेंज आए। अब 2 3 0 -3 और 2 3 है तो प्लस का 3। A 3 1 3 2 एंड 3 3 3 -4 माइनस का 1। प्लस का 2 बनेगा ना इसकी वजह से। 3 2 5 3 3 आ गई वैल्यूज सेकंड। अच्छा, इससे मैंने बनाया एडजॉइंट ऑफ ए। क्या बनेगा? अब की बार मैं ट्रांसपोज लेके लिख रहा हूं, ट्रांसपोज लेकर। भाई ये बनेगा -1 8 -5 ऐसे आएगा। उसके बाद होल ट्रांसपोज, मैंने ट्रांसपोज ले लिया तो कैसा दिखेगा? -1 8 -5। मैंने ट्रांसपोज ले लिया है। ठीक है, फाइनल वाला एडजॉइंट लिखा है, फाइनल वाला। हो रहा है मैच? तभी तो निकलवाया।
अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। वेरी गुड, सही है। तो जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए का, तो आएगा आपके पास सॉल्व करो आप, तो 4 आएगा। मैंने तो इसलिए लिखा है क्योंकि एक प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट लिखती। अब लिख पा रहा हूं ना। लिख दीजिए एक रंग से, दिख रही है क्या लिखिए। तो लिख लीजिए, इसी से प्रॉपर्टी तैयार हो गई है। देखो यहां पे सेम आया, बट यहां पे जब देखेंगे तो ये वैल्यूज में फर्क आएगा। तो प्रॉपर्टी ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए के सारणिक का मान बराबर होता है सारणिक ए का मान की घात n, यहां पे क्या है, कोटि। n यहां पे कोटि है, और ये तो पता ही है वर्गावी होगा, क्योंकि सारणी की बात हो रही है तो वर्ग में ही आएगा। तो वर्ग में आएगा तो 3/3, 1/1, 2/2 ऐसा होगा। लिख लीजिए। वही तो यार, इसमें आ गया ना, तो तू इस वाला कर दे बस, अपने आप आ जाएगा ये। तो ये नहीं आया तेरा सेम, तो क्या आया फिर? इसमें क्या समझ में आया? ये जमाया, फिर क्या लगाया, बस। तो बोल तो रहा हूँ यार, 2 बार बाइट कर दिया, राइट कर दिया। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन आ रखे। इस पे डायरेक्ट, नहीं तो ये पूरी रामायण करनी पड़ जाएगी, याद नहीं होगी तो। ठीक है, ये पूरी रामायण करनी पड़ जाएगी, याद नहीं होगी तो। याद होगी तो डायरेक्ट काम हो जाएगा, यहीं ये वैल्यू निकली, उससे ये काम हो गया, इतनी कहानी खत्म। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का मान बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1। एक और देखो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। बताओ भाई, इसके लिए क्या करोगे? हाँ, बढ़ता जाएगा। जितने एडजॉइंट चलते जाएंगे उतनी पावर बढ़ती जाएगी, जितने एडजॉइंट चलते जाएंगे उतनी पावर बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन से डायरेक्ट। साथ में प्रूफ भी करके देख लिया यहां पे, इसलिए 2 के केस में बराबर आ रहा था और 3 के केस में फर्क आ रहा था। ठीक है, अब लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, मतलब बोलते क्या है उसको हमारे। तो लिखो भाई, मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक समीकरण, मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक समीकरण। अभिलक्षणिक समीकरण, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कभी भी इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ जाए, इसको काम में लेंगे। अब
अभिलक्षणिक समीकरण या कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, प्रत्येक वर्ग आव्यूह a माइनस लैम्डा आई बराबर 0 को संतुष्ट करती है। प्रत्येक वर्ग आव्यूह a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट है, मतलब डिटरमिनेंट का मान है ये, है ना, a माइनस लैम्डा आई को संतुष्ट करती है। यह इसकी अभिलक्षणिक समीकरण होगी। कभी भी समीकरण बनवाए, जी मेंस में बनवाया हुआ है, तो इस रूप में ये हल करना है। ठीक है, ए क्या होगा, कोई भी एक मैट्रिक्स होगी, लैम्डा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर वो आई से गुणा होगा तो कहां कहां बैठेगा, उस पे बैठेगा, विकर्ण पे, मुख्य विकर्ण पे बैठ जाएगा लैम्डा। ठीक है, मुख्य विकर्ण पे, क्योंकि आपको पता है मैट्रिक्स में यदि कोई कांस्टेंट गुणा किया जाता है तो पूरी मैट्रिक्स से गुणा होता है, ये तो याद है। और सारणिक में किया जाता है तो सारणिक में किया जाता है तो या तो एक पंक्ति में होगा या एक स्तंभ में होगा, है ना। और अगर मैट्रिक्स में किया जाता है तो पूरे में गुणा होता है, पूरे में। अगर ये लिखा हुआ है a बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपने बोला यहां पे मैं k से गुणा कर रहा हूं तो यहां भी k लगेगा, यहां भी k, सब जगह लग जाएगा। ठीक है, अब मैंने बोला ये a है, ठीक है, कोई भी एक a होगी, मैट्रिक्स होगी। अगर i से लैम्डा को गुणा करेंगे तो लैम्डा वहां पे आ जाएगा, मुख्य विकर्ण पे, माइनस करेंगे और फिर उसका डिटरमिनेंट लेंगे। डिटरमिनेंट मतलब सारणिक का मान लेंगे, तो जो समीकरण बनेगी वो कहलाएगी अभिलक्षणिक समीकरण या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और वो हमेशा a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, आएगा क्वेश्चन, अभी करेंगे वो भी। ठीक है, और चलो तो लगभग तैयार है सारी चीजें, करते हैं कुछ क्वेश्चंस, फिर देखेंगे कुछ और पड़ेगा तो। लिखिए, अब क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, ये और बात है, अगर ये समीकरण निकल जाएगी, अगर अभिलक्षणिक समीकरण निकल जाएगी तो इनवर्स भी निकाल सकते हो। समीकरण निकलेगी, समीकरण से इनवर्स निकालना 12th में पढ़ाया जाता है। इस तरीके की समीकरण लिखी होती है। ये प्रूफ कीजिए पहले तो a क्यूब प्लस 30a प्लस 10a प्लस आई इक्वल टू 0, और फिर बोला जाता है इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए। कैसे करते थे, इसकी सहायता से हल करके। अब ये जो समीकरण है ना, ये 12th में नहीं पढ़ाते, आती कैसे, ये आती है इससे, अभिलक्षणिक समीकरण से, वो यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट है। ये तो आपको समीकरण दी जाती है और प्रूफ करवाया जाता है 12th क्लास में, बोर्ड के अंदर पढ़ते हैं अपन ये क्वेश्चंस। और a इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इस पूरे को a इनवर्स से गुणा करते हैं। अगर इस पूरे को a इनवर्स से गुणा किया तो ये बन जाएगा a स्क्वायर 30a, ये a इनवर्स से गुणा होकर 10i और प्लस यहाँ पे a इनवर्स आ जाएगा, फिर a इनवर्स का मान निकल जाएगा सिंपली बीजगणित विधि से। ठीक है, तो वो यहां पर है, समीकरण पहले निकलेगा और फिर आप चाहो तो a इनवर्स ज्ञात करो या कुछ भी निकालो। लिखो, क्वेश्चन है, यदि कैपिटल A बराबर 2294, कैपिटल A बराबर 2294, हाँ 2/2 की, कैपिटल A बराबर 2294, तब 10 मल्टीप्लाई A इनवर्स 10 मल्टीप्लाई A इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और ऑप्शन दे रखे हैं, वो दे रखे हैं हमें 6i माइनस ए, बता रहा हूं, 4i माइनस ए माइनस 4i, a माइनस 6i। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का। ओके,
अभी यहाँ पे a दिया हुआ है, tan a इनवर्स का मान पूछ रहा है, समीकरण की फॉर्मेट में पूछ रहा है। अब यहाँ पे एक तरीका तो आपको पता है, वो ये कि सबसे पहले आप a इनवर्स तैयार करोगे, उसके बाद 10 से गुणा करोगे, उसके बाद एक एक को चेक करोगे और जो ऑप्शन आएगा उसे टिक कर दोगे। ये तो हो गया 12वीं क्लास वाला मेथड, जो टाइम कंज्यूम करेगा, बाकी हो तो जाएगा ही। समझ में आ गया? अब यहाँ पे 2/2 में तो चलो फिर भी थोड़ा सही पड़ जाएगा, 3/3 में और बड़ा हो जाएगा। पहले तो a इनवर्स निकालो सारे सेकेंडरी मैट्रिक्स, फिर उसके बाद a इनवर्स तैयार कराओ और a इनवर्स तैयार करके एक एक को सेट करो। दूसरा तरीका जो अपन जी मेंस में यूज करेंगे वो है ये समीकरण बनाकर, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। गलत 12th वाला मेथड भी नहीं है, बस लॉन्ग मेथड है, सही है बिल्कुल मेथड, आंसर भी बिल्कुल सही आएगा। मेथड वापस बोल देता हूँ, ए इनवर्स याद करो, सबको सीखा हुआ है 12th क्लास में। ए इनवर्स उसको 10 से गुणा करो, 4 8 माइनस 18, हाँ 10 क्या है ये आ रहा है, देखो ये आ रहा है डिटर्मिनेंट, 4 दूनी 8 माइनस 18, 10 आ रहा है, 8 माइनस 18 माइनस का 10 आ रहा है। इस वजह से 10 वो बटे में आता है ना इनवर्स में, 1/, फॉर्मूला तो याद है ना, याद है ये, ठीक है। तो ये जो 10 माइनस 10 आया, माइनस तो यही यूज कर लिया, 10 यहां गुणा कर दिया, ठीक है। उसके सारणिक का मान, यहाँ सारणिक थोड़ी पूछा, यहाँ तो मैट्रिक्स आती है, तो मैट्रिक्स आती है यहाँ तो भूल गए क्या? मैट्रिक्स आएगी तभी तो इनवर्स तैयार होगा। डंडा खींचा है देख, डंडा, हाँ तो डंडा कहाँ खींचा? ये तो ब्रैकेट है, ये थोड़ी खींचा है, ये तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये तो क्या 12वीं वाला मेथड। अब करते हैं अपन अपने जीमेंस वाला तरीका, जिस और यही तरीका आपको फॉलो करना है एग्जाम में भी, नहीं तो बड़ा पड़ेगा वो मेथड। इक्वेशन छोटी हर बार जरूरी नहीं छोटी आए, ठीक है। तो चलो ये बनाते हैं। अब क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, a माइनस लैम्डा ई बराबर 0 का डिटर्मिनेंट बराबर 0 है ना। तो पहले मैंने a माइनस लैम्डा ई तैयार करना है, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू a, देखो 2 2 9 4। अब थोड़ा सा सोचो खुद ही, या एक स्टेप बढ़ाने की बजाय सोचो कि मैंने i को लैम्डा से गुणा किया तो कहां कहां लैम्डा आएगा। यही आएगा, एक साथ बन गए। नहीं सोच पा रहे कुछ, मेरा फेस देखने लग जाते हैं। 2 2 9 4, ये माइनस, ये लैम्डा, ये 1 0 0 1, ये लैम्डा अंदर जाएगा तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब घटाओगे तो ये आएगा, आ गया। अब ये सारणिक का मान करो, अब सारणिक का मान बराबर 0, सारणिक का मान ये नहीं, सारणिक का मान बराबर 0। तो सारणिक का मान क्या बनेगा, 2 माइनस लैम्डा, करो 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 साथ में करते जाओ, माइनस 18 बराबर 0 करो, गुणा करोगे समीकरण आ जाएगी। करो, लैम्डा के रूप में समीकरण तैयार कर दो। हाँ समीकरण बोलो लैम्डा के स्क्वायर के रूप में, लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस का ठीक है। ये लैम्डा है ना, वो ए जो लैम्डा की फॉर्मेट में इक्वेशन है, ये ए भी फॉलो करता है। मतलब क्या लिख सकते हैं इस समीकरण को, ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 10 बराबर 0। यही समीकरण बना के दी जाती है आपको वहां पे जो समीकरण बना के दी जाती है प्रूफ करने के लिए, वो इधर से ही बनती है।
इसमें 2 और गुणा कर दिया, 3 और भाग दे दिया, ऐसे करके बना के दी जाती है। आगे समीकरण। अब हमको क्या निकालना है यहां से, tan A इनवर्स। क्या करूं पहले, A इनवर्स से गुणा करने पर, A इनवर्स से गुणा करने पर, आगे नहीं तो A इनवर्स से गुणा करने पर A माइनस 6A A इनवर्स आगे क्या, दो 2020 का प्रश्न था, अगला भी 2020 का है, लिखते हैं। समझ में आ गया ना। अब एक बड़ी इक्वेशन आएगी तो भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, यदि a बराबर 1 1 2 1 3 4 1 माइनस 1 3, ये हो गया ना बेटा, आंसर आ गया। tan A इनवर्स बराबर A माइनस 6i। जब भी समीकरण के रूप में क्वेश्चन पूछे तो आप इस तरीके से आंसर निकाल देंगे। तीन बाय तीन ऑर्डर का है, ठीक है। बोला गया हमें A मैट्रिक्स है, B बराबर एडजॉइंट ऑफ A है, C बराबर 3A है, तो इसके डिटरमिनेंट बटा इसका डिटरमिनेंट बराबर कितना होगा। दोनों के डिटरमिनेंट है तो इसका मतलब कोई मान आएगा फिक्स। तो पहले बात करते हैं अपन नीचे वाले की, क्योंकि नीचे सिंपल सा C दिया है, C का डिटरमिनेंट। अगर C का मान है 3A तो इसका डिटरमिनेंट, ये थोड़ा सा डिटरमिनेंट मतलब सारणी के कुछ गुणधर्म होते हैं उससे निकल के आएगा। तो ये बोला गया अपन को C बराबर, C का डिटरमिनेंट बोला है तो C बराबर डिटरमिनेंट बराबर 3A का डिटरमिनेंट बराबर, आपको याद हो तो ये डिटरमिनेंट में ये जो वैल्यू होती है बाहर आ जाती है, लेकिन पावर लेके आती है। कितनी पावर, जितनी उसका ऑर्डर होता है, जितना उसका ऑर्डर होता है। ऑर्डर कितना है भाई, 3, ध्यान रखें, ठीक है। ऑर्डर बाहर लेके आती है, मतलब ये अगर आपको दिया हुआ है C बराबर है KA, तो डिटरमिनेंट जब निकालोगे तो ये आ जाएगा K की पावर N डिटरमिनेंट ऑफ A, जहां N क्या है, ऑर्डर, कोटि। लिख लेना, ये थ्योरी में कहीं पे लिख लेना, याद रहे। C बराबर K गुणा A है, तो जब C का डिटरमिनेंट निकलेगा तो K की पावर N। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं, वहीं गलती होंगी, ये भी कंफर्म है। 2/9 वैल्यू तो पॉइंटों में है ही नहीं, संख्याओं में है। करें स्टार्ट, चलो। बटे वाली वैल्यू तो बन गई भाई, बटे में क्या बन गया, वैल्यू बटे में है ही नहीं ना, वैल्यू तो ये तो बन गया 27। क्या निकाला तुमने, अच्छा इसकी वैल्यू ने भी निकाल दी क्या, ओके ठीक है, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं, तो ये तो आ गया 27 गुणा 6, वैसे लिख लो कैसे भी लिख लो। अब आते हैं ऊपर वाली बात पे। तो बोला है एडजॉइंट ऑफ B, पहले तो B क्या है, B बराबर है एडजॉइंट ऑफ
ए। अब एडजॉइंट ऑफ बी बोला है, एडजॉइंट ऑफ बी, ये तो वही वाला केस बन गया। इसके सारणिक का मान बराबर, अभी लिखवाया था फॉर्मूला, पावर n माइनस 1 स्क्वायर, याद आया? देखो पीछे पेज पर लटके, अभी लिखवाया है। क्योंकि एडजॉइंट ऑफ बी, बी का मान फिर से रखोगे तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपको एडजॉइंट ऑफ ए के सारणिक का मान। फॉर्मूला ये रहा, वैल्यू क्या बनेगी इसकी, 6 की पावर n, n मतलब 3 में से 1 या 2, 2 की पावर 4, 6 की पावर 4। बदल गया 73। अच्छा एक बार ही लिया होगा। कौन से में ढेर हो गया बताओ? ये तो आ गया। b बराबर एडजॉइंट ऑफ ए गिवन है, हमें किसका मान रखना है बेटा, एडजॉइंट ऑफ b रखना है। तो एडजॉइंट ऑफ b बराबर एडजॉइंट ए, b की जगह मान रख दिया ना उठा के। सारणिक का मान चाहिए, अभी फॉर्मूला लिखा है अपन ने, जस्ट प्रीवियस पे पलटोगे तो a की n होता है कोटि, 3 कोटि का है, छह कैसा आया ये तो आपने निकाल लिया होगा यहां से। बटे करना है, ऊपर आ गई वैल्यू, नीचे तो आ गई 27 गुणा 6 और ऊपर आ गई 6 की पावर 4, एक पावर तो इधर कट जाएगी, 6 की पावर 3, आठ आएगा उत्तर। ज्यादा हल्का समझ रहे थे, हल्का है ये, खुद ही शॉर्ट है, अब इसमें और कहाँ शॉर्ट आएगा। दो 2020 के क्वेश्चन है सारे, लिखे नेक्स्ट। आराम से प्रॉपर्टीज जो लिखी थी वही है, उसी को अप्लाई कर रहे हैं, साथ में बने रहो, आगे पीछे हो जाओगे चीजें बिगड़ जाएगी। नेक्स्ट 2020 का क्वेश्चन है, लिखिए, यदि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 2 माइनस 1 1 माइनस 1 0 2 1 माइनस 2 माइनस 1, बी बराबर एडजॉइंट ए, यदि दो 2020 का बढ़िया क्वेश्चन है। चैप्टर आसान है, प्रॉपर्टीज ज्यादा है क्योंकि वो 12th में जरूरत पड़ती नहीं है, इसलिए हम प्रॉपर्टीज को प्रॉपर यूज करते नहीं है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा गैप हो जाता है प्रॉपर तरीके से। 12th में जरूरत भी नहीं पड़ती, इस तरीके से प्रश्नावली डिजाइन की है कि उसमें जरूरत ही नहीं पड़ती, और IIT में इस तरीके से डिजाइन किए कि हल करने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रॉपर्टी से ही काम होता है, हल करने निकले तो फिर करते रह जाते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए गिवन है, एडजॉइंट ए गिवन है,
बी में। अब बोला है ए के सारणिक का मान लैम्डा है, ठीक है। अब आपको पता है एडजॉइंट ए के सारणिक का मान क्या आता है, ये बताओ पहले मुझे। एडजॉइंट ए के सारणिक का मान क्या आता है? देखो पेज पलट के भी लिखवाया है, क्या आता है? यह आता है, ठीक है। ऑर्डर कितना है? 3 का, तो कितना बनेगा? ये बनेगा। क्या ये मान निकाल सकते हो क्या वहां से? ये दे रखा है अपन को, ये मान निकल सकता है ना, ये वाला वैल्यू ये निकल जाएगा, तो फिर ये दोनों बराबर रख के इसका मान निकल जाएगा। तो पहले इसका सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, इसके सारणिक का मान। तो एडजॉइंट ऑफ ए के सारणिक का मान बराबर, हल कर दीजिए, कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है 9, हल करने पे 9 आ रहा है, ठीक है। ये वैल्यू 9 आ गई, इन दोनों को बराबर कर दो अब, ठीक है। ये दोनों बराबर किए तो ये क्या हो जाएगा? सही है। अब यहां पे देखो क्या बोला है, ए के सारणिक का मान बराबर लैम्डा, ए के सारणिक का मान बराबर लैम्डा, तो ए का सारणिक यही है, तो लैम्डा बराबर कितना हो गया? +-3। अब वो बोल रहा है इसका मान ज्ञात करना है मॉड लैम्डा, मॉड लैम्डा का मान कितना हो गया? 3। तो हमारा एक आंसर तो बन गया 3, मॉड लैम्डा बन गया 3। ये मॉड है, ये सारणिक वाला नहीं है, ये मॉड है, क्योंकि लैम्डा ये था तो ये मॉड है। अब म्यू और निकालना है। म्यू के लिए हमें कुछ व्यवस्था दी है, बी का इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर म्यू है, बी का इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर म्यू है, ठीक है। अच्छा, बी के इनवर्स का ट्रांसपोज है, पहले बी तो तैयार होए फिर देखेंगे उसके इनवर्स की व्यवस्था। तो बी के सारणिक का मान, बी के सारणिक का मान निकालो, फॉर्मूला है डायरेक्ट, अभी लिख पाया, निकालो। बी के सारणिक का मान कितना आ रहा है? बताओ भाई, बी के सारणिक का मान, फॉर्मूला लिखवाया ना, मॉड मतलब सारणिक ए के पावर में n-1 का स्क्वायर, इतना बड़ा वैल्यू आ रहा है, 80 बना रहा है ना, ओ 80 बना रहा है भाई। यही आया ना? अरे 3-1 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 की घात 4, 81 आ गया आंसर। अब यहां पे बोला है ये तो अपना है बी के सारणिक का मान। अब म्यू क्या है? म्यू तैयार करते हैं। म्यू क्या है भाई? म्यू क्या दिया हुआ है? म्यू दिया हुआ है हमें बी इनवर्स के ट्रांसपोज। अब आपको पता हो बी में जो घातें होती है और ट्रांसपोज होता है वो आपस में इंटरचेंजेबल होता है, आपस में आगे पीछे कर सकते हैं। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसे? इसको लिख सकता हूं बी का ट्रांसपोज का इनवर्स, ठीक है। उसके बाद सारणिक का मान है, सारणिक का मान है, ठीक है, और इनवर्स है। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? बी का, देखो बी का ट्रांसपोज, ये तो रूल है, कोई भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का सारणिक और उसका खुद का सारणिक बराबर होता है। ट्रांसपोज में लिखाया है, ये अपन ने लिखा हुआ है वहां पे, बराबर होता है। तो इसका मतलब ट्रांसपोज को दिखाने की जरूरत नहीं है, ये हम लिख सकते हैं इसका मतलब ये लिख सकते हैं, और इसका मतलब ये हो चुका है, ठीक है।
ट्रांसपोज और उसका खुद का सारणिक एक ही मान आता है। जहां पे परिवर्त लिखा था वहां प्रॉपर्टी लिखाई थी 2-4। तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो आंसर आएगा 3,1/81। यस, कौन सा वाला बेटा? ये हाँ, मैंने तो कोई सा नहीं लिया, दोनों लिए। ये लिया, माइनस वाला ले ले। तो इसी तरीके से डिजाइन किया है क्वेश्चन, फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे दोनों ही मान लेके चलने हैं, लेकिन अभी यहाँ फर्क पड़ नहीं रहेगा, तो दोनों मान लिखेंगे। ठीक है, तो देख लो कितनी काम की है वो प्रॉपर्टी एडजॉइंट वाली। अब तुम्हारे लायक क्वेश्चन है छोटा सा, जो तुम फटाफट 2 मिनट में कर दोगे। अरे छोटा सा देखो, a बराबर कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा। a बराबर में है कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा। आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। ये a बराबर में a की पावर 5 बराबर ए बी सी डी। आयोटा बताइए क्या होता है? बोला गया है निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और 0 से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ये दिया हुआ है प्रश्न। अब यहां पे करना कैसे है? ए गिवन है, ए की पावर 5 तक जाना है। पावर 5 तक जाना है तो पहले ए को ए से गुणा करोगे, ए स्क्वायर तैयार होगा। अगर पैटर्न पकड़ आ गया तो ए की पावर 5 डायरेक्ट लिख दोगे, और पैटर्न पकड़ नहीं आया तो ए की पावर ए स्क्वायर को फिर से ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, ए की पावर 4 आ जाएगा, और फिर अगला मल्टीप्लाई करोगे 5 आ जाएगा। ठीक है, और पैटर्न अगर मैच हो रहा है तो फिर डायरेक्ट लगा दोगे। तो पहले ए को ए से मल्टीप्लाई करके देखिए। हाँ, तो ए की पावर 5 लिख दो। घात अंदर आ रही है क्या? ठीक है, ए को ए से मल्टीप्लाई करके लिखो, घात अंदर आ जाएगी। तो ए स्क्वायर आएगा cos 2 थीटा आयोटा साइन 2 थीटा आयोटा साइन 2 थीटा cos 2 थीटा। आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है।
और क्वेश्चन में ये और दिया हुआ है बेटा यहाँ पे थीटा बराबर π/24। जरूरत पड़ेगी शायद इसलिए दिया होगा थीटा बराबर π/24 क्वेश्चन में दिया होगा थीटा बराबर π/24। ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। पहली कंडीशन नॉट ट्रू हो रही है। पहले तो ए स्क्वायर बताओ कितना बना। अरे कोई है मल्टीप्लाई करके बताऊं क्या? मल्टीप्लाई करके बताऊं डायरेक्ट लिख दूं? करो। बाकी सब लोग जिन्होंने ए की पावर 5 लिख लिया वो ए बी सी डी बना लो। बना लिए तो देखो कंडीशन कौन सी गलत आ रही है। गलत नॉट ट्रू बतानी है। ए वाली कंडीशन गलत है। बेटा ए स्क्वायर बना लिया तो डायरेक्ट ए की पावर 5 लिखना, फिर 4 की जरूरत ही नहीं है, सीधा 5 लिख। पैटर्न नहीं पकड़ा आया, 2 अंदर घुस गया। जो 2 है स्क्वायर है वो अंदर आ गया ना, देख तो से है तो बस 5 में भी ऐसे ही होगा सब में। तो ए स्क्वायर बन रहा है नॉट ट्रू। कौन सा गलत है? एक ही गलत है, ये सब सही है। हाँ ये गलत है, बाकी सब तो सही है। अरे जिसको गुणा नहीं आया देख लीजिए। जब मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर ठीक है, तो -1 लगा दूं डायरेक्ट ही। फिर आप दूसरे के पास जाएगा, ये देगा अपने को आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा दोनों जुड़ के 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएंगे। तो ये बन गया सिमिलर। अब यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं, तो ये बनेगा आयोटा साइन 2 थीटा और ये बनेगा आयोटा कॉस 2 थीटा। तो ए की पावर 5 बनेगा, ए की पावर 5 बनेगा कॉस 5 थीटा 5 थीटा ए की पावर 5 आ गया। तो ये ए है अपने आप में, ये स्मॉल बी, ये सी और ये डी। हमसे बोला गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा कॉस स्क्वायर 5 थीटा माइनस बी का स्क्वायर तो आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 थीटा। आयोटा स्क्वायर -1 देगा, -1 यहां पे बन जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, जबकि इसने बोला है 1/2 होता है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, जबकि इसने बोला है 1/2 होता है। गलत हो गया, गलत वाला ढूंढना था। आगे चलोगे दोनों प्रूफ सही होंगे। किसका? थीटा यहां पे काम आएगा, ये थीटा की रेंज जिससे दी यहां पे काम आएगा। 0 से 1 के मध्य होगा। मान निकाल के बताऊं
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहा गया भाई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस की जगह प्लस होगा तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर 5 थीटा, ठीक है, यहां पे आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ये बन जाएगा ठीक है। ठीक है, अब ये cos tan थीटा हो गया, थीटा का मान कितना है? पाई बाई अब देखो कितना मान बना, अब वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कोण में कितना आ रहा है यार। चतुर्थांश देख लो कौन सा आ रहा है, चतुर्थांश बता दो, चतुर्थांश पाई, पाई मतलब हो गया 180, 180 150/2, कौन से चतुर्थांश में आया? पहले चतुर्थांश में cos थीटा का मान कितना होता है? कहां से कहां तक होता है? पहले चतुर्थांश में cos थीटा का मान कहां से कहां तक होता है? पॉजिटिव होगा ना, 0 से 1। cos थीटा व sin थीटा का मान -1 से +1 के मध्य होता है। अब अगर ये प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है कोण, तो प्रथम चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव, तो 0 से 1 के मध्य होगा, यही लिखा हुआ है देखो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 0 से 1 के मध्य होगा, कितना होगा उससे डिस्कस नहीं किया उसने कहा इतना होगा। ठीक है, तो करेक्ट है ना ये चीज, तो ये भी करेक्ट है, ये दोनों करोगे तो ये भी करेक्ट आएगा, ये भी करेक्ट आएगा। तो इनकरेक्ट आ रहा है ये वाला, और हमको यहाँ पे गलती ढूंढनी थी, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये बोल रहा था कि ये वाला कैसे होगा चीज, ये मैंने बता दिया कैसे होगा। क्या करोगे आप? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया, cos 2 थीटा cos tan थीटा, थीटा का मान रखा, चतुर्थांश आया पहला, पहले चतुर्थांश में 0 से 1, सही है। करिए अगला। अरे ये चैप्टर तो बहुत प्राण पी रहे हैं तुम्हारे। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है इस चैप्टर को करने में जान निकल रही है तुम्हारी। ये प्रतीत हो रहा है या सही है? करें आगे, लिखो नेक्स्ट। यदि b बराबर यदि b बराबर 5 2 अल्फा 1, 5 2 अल्फा 1, 0 2 1 अल्फा 3 -1, मैट्रिक्स मतलब यदि b बराबर दिस, ये लिख लिया, फिर कॉमा करके लिखो आव्यूह a का प्रतिलोम आव्यूह है, मतलब ये b आव्यूह a का प्रतिलोम आव्यूह है, तब अल्फा के सभी मानों का योग क्या होगा? अल्फा के सभी मानों का योग क्या होगा जबकि दिया गया है डिटर्मिनेंट ऑफ a +1 = 0,
जबकि दिया गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस 1 बराबर 0। फिर से सुनिए क्वेश्चन। आव्यूह बी आव्यूह ए का प्रतिलोम आव्यूह है, तब अल्फा के सभी मानों का योग, जबकि दिया गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब हमें अल्फा के सभी मानों का योग ज्ञात करना है। करें, आसान क्वेश्चन है, 2020 का ये भी 20 का है, 19 का है, 19 का है, 19 का है, 19 का 2019। अच्छा ये बताओ, यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस 1 बराबर 0 समीकरण क्या है? कहां से शुरुआत करें? आव्यूह बी आव्यूह ए का प्रतिलोम है। आव्यूह बी आव्यूह ए का प्रतिलोम है, दोनों एक दूसरे के। तो बी बराबर ए इनवर्स बोल दिया। ठीक है, बी बराबर और क्या लिख सकते हैं? निकल सकता है, यहां से निकालो, अल्फा के रूप में आएगा, निकालो। लिख, तू लिख, जैसे तुझे समझ में आ रहा है लिख। अरे लिख तो सही, अरे तो जैसा तुझे समझ में आ रहा है लिख। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या? ये ले, हैप्पी, ये वाला हैप्पी भी है, ये वाला भी। खुश हो गया ना? ठीक है, ये यहां तक खुश है? एक ही तो चीज है यार। हाँ तू ऐसा लिख, बिल्कुल तेरे को जब बैठे बोली, मन की प्रसन्नता जरूरी है। एक ही चीज है। यस, नहीं मुझे तो ये दो बस, ओनली इसकी समीकरण के रूप में आएगा। यह आएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस का है, माइनस का, माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 25 आ रहा है ये सबका। ये बी के सारणिक का मान है, बी के सारणिक का मान। और समीकरण क्या दी हुई है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक ए प्लस 1 बराबर 0, ये दिया हुआ है। अब ये बी के सारणिक का मान है, तो इसको ऐसे लिख सकता है, सारणिक ए का मान बराबर, ठीक है। अब सारणिक बी का मान ऑलरेडी आपको मिल गया है, 1/2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 25 प्लस 1। अल्फा के दोनों का योग बता रहा है ना, एक मिनट। हाँ ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है, ये अपन ने तैयार कर लिया था। हल कर दो इसको पूरा, अल्फा के मान निकालो, दो मान आएंगे, दोनों का योग करो, वो फाइनल आंसर कहलाएगा। चार और -3 आएंगे अल्फा के दो मान।
ये क्वेश्चन में दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बी का सारणी का मान रख दिया, लसपा लो, कैसे भी हल करो, जैसे भी करना है, लसपा लेके कैसे भी करके अल्फा के दो मान आएंगे, अल्फा के मान आ रहे हैं 4 और -3, आंसर आएगा दोनों का योग 4 प्लस ब्रैकेट में -3 बराबर 1। आराम से था, फिर आराम से यही निकालता रह जाता। हो गया, कर लिया ना पक्का। तो समीकरण एक बार लिख देता हूं, समीकरण बोलना समझे, लास्ट समीकरण क्या आ रही थी अल्फा की, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -12 बराबर 0। अल्फा के दो मान आ रहे हैं, एक आ रहा है 4 और एक आ रहा है -3। हमें बोला है योग करना है तो योग आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 2020 का, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा है, के मूल अल्फा है, समीकरण के मूल अल्फा है, तथा आव्यूह ए बराबर 1/√3 111 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा पावर 4। तब a पावर 31 किसके बराबर होगा? ऑप्शन है a स्क्वायर a i3 और d है a क्यूब। तरंग किसी भी सामान्य तरंग का जो ये समीकरण पहचान आ रही है क्या? अरे अभी कुछ बच्चे तो रिवीजन कर रहे हैं। ये समीकरण है बेटा किसकी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इकाई के जब घनमूल निकालते हैं तब ये समीकरण जरूरत पड़ती है। वहां पे इकाई के घनमूल में एक बार थोड़ा सा बता देता हूं वापस। इकाई के घनमूल में ऐसा होता है x बराबर माना 1 घनमूल। सुन लो जिन्होंने वहां भी डेरिवेशन नहीं पढ़ा वापस एक बार सुन लीजिए, थोड़ा सा छोटा सा है तो रिवाइज कर देता हूं। 1 का घनमूल, घन मतलब पावर 3 और मूल मतलब पावर 1/3 हो जाती है। ठीक है, अब अगर ये निकालना है तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ क्यूब करने पर, दोनों तरफ क्यूब करने पर इधर शिफ्ट करेंगे एक्स क्यूब -1 बराबर 0। इसको मैं लिख सकता हूं a क्यूब माइनस बी क्यूब। एक का क्यूब एक a होता है तो एक a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बनता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। यहां से एक मूल आता है 1 और यहां से द्विघात समीकरण हल होती है। द्विघात का मेथड क्या रहता है? द्वैधाचार्य सूत्र, और वो दो मूल देता है, एक देता है ओमेगा और दूसरा देता है ओमेगा स्क्वायर। एक आ गया ओमेगा, आ गया ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है, और दो रूल बताए थे कल भी। एक रूल तो होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 और दूसरा रूल होता है ओमेगा पावर 3 बराबर 1। ठीक है, अगर ओमेगा की कोई भी पावर निकालनी है तो 3 का भाग देंगे, शेषफल लगाएंगे। यदि आयोटा की पावर निकालनी है तो 4 का भाग देंगे और शेषफल लगाएंगे। ठीक,
अब यहां पे इसकी जरूरत पड़ रही है, ये देखो ये सेम रूप आ रहा है, तो अल्फ दो मूल आएंगे। आप या तो मूल निकाल के देखो या फिर डायरेक्ट याद रखो, जो मैंने समय संख्या जब पढ़ाई थी तो बोला भी था ये तीनों प्लस में आते हैं, तो याद रखो जो मूल होते हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो अल्फा का मान क्या है, और अगर जिसको निकालना है वो कैसे निकालेगा, धराचार्य सूत्र से। उसके लिए समय संख्या वाले वीडियो देख लेना, वहां पे है। तो अल्फा के जो मूल आएगा वो आएगा, अल्फा का मान होगा ओमेगा व ओमेगा स्क्वायर। अब आप बोलोगे यहां पे दो है, कौन सा लेके करूं, कोई भी एक लेके करो जो आपकी इच्छा हो। तो हम यहां पे छोटी पावर का लेके करेंगे ओमेगा। कैलकुलेशन बढ़ानी है तो ओमेगा स्क्वायर लो, कम करनी है तो ओमेगा लो। ठीक है, तो ये हो गया ओमेगा। तो इसका मतलब ए कैसा दिखता है, ए दिखता है 1/√3 मैट्रिक्स 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4। पता लगेगा कैसे, 3 का भाग दो शेषफल लगा दो, 3 का भाग दो 4 में तो शेषफल 1 आएगा, इसलिए 1 बन गया। ए नया तैयार हो गया। अब आपको क्या निकालना है, ए की पावर 31। 31 के लिए पहले ए स्क्वायर निकालो, फिर देखेंगे आगे की कहानी। अगर पैटर्न पकड़ आ गया तो डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं आया तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ए स्क्वायर निकालिए इसके आगे, ए स्क्वायर में पैटर्न पकड़ आ गया तो ठीक, नहीं आ रहा है तो A4 निकाल के देखो। प्रवीण बेटा ए को ए से गुणा करना है, ए स्क्वायर का मतलब। ए को ए से, ए स्क्वायर निकाल लेना, ए को ए से गुणा कर दो। ध्यान रखें 1/√3 1/√3 1/3 हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट कर रहा है, लिख तो ले पूरा, गलत हो जाएगा। मैट्रिक्स आएगी ना 3 कैसे, मैट्रिक्स ए स्क्वायर तो मैट्रिक्स होता है। क्या कह रहा है, पूरा फाइनल सी आ रहा है। नहीं यार, तू ए स्क्वायर का मान बोल पहले मुझे। जीरो 0 1 दोनों प्रॉपर्टी यूज करना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, और ओमेगा की घात निकालनी हो तो वो बता ही रखा है। 1/3 था, यहाँ 3 3 3 आया होगा तो वो 3 3 3 डिवाइड होके 1 1 1 हो गया, बाकी सारे 0 बन रहे हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का रूप बन रहा है, चेक करोगे ना रूप बनेगा, आ रहा है। ये कोई पैटर्न पकड़ तो आ नहीं रहा।
अगर पैटर्न नहीं पकड़ा रहा तो एक बार और गुणा करके देखो, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से करके देखो। वैल्यू क्या क्या आ रही है बोलो। फर्स्ट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, बाहर 1/3 है, ये तो 1 हो गया, फर्स्ट वाला सही है। चलो आगे बोलो। 0 अभी तो बोला, आगे बोलो। आ रहा है बेटा 1 प्लस ओमेगा 4 ओमेगा होता है, 3 का भाग 2, जहां भी घात 2 से ज्यादा हो जाए 3 का भाग 2, शेषफल लगा दो। ए स्क्वायर आ गया ये। अब यहां पे पैटर्न नहीं पकड़ा रहा, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, और गुणा करो। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से गुणा किया, ए की घात 4 बनेगा, जो कि बन रहा है I3। ये फिक्स हो गया। अब ये पैटर्न हो गया। ए की स्क्वायर निकाला तो आया ये कोई पैटर्न नहीं आया, ध्यान नहीं, आई नहीं है ये। 1 0 0 0 1 0 होता तो होता, ऊपर नीचे आ गए ये। फिर हमने ए स्क्वायर को फिर से ए स्क्वायर से गुणा किया, ए की पावर 4, वो आएगा आई। ठीक है, अब हमें ए की पावर 31 निकालना है। 4 का गुणांक बोलो, 4 7 28। पावर 31 निकालनी थी। पावर 31 को हमने क्या किया, ब्रेक किया, जो हमारा पैटर्न आया था उस रूप में। अब पैटर्न आया अपना 4 के घात में, 4 के रूप में पैटर्न आया ना, तो 4 की पावर में तोड़ो। 4 7 28, 4 8 32, तो आगे निकल जाता है। 4 7 28, तो 28 तोड़ दिया अलग, और 31 में 3 बार अलग छोड़ दिया। 4 4 के सेट बनाने, यहाँ पे 4 में है इसलिए 4 7 28 का अलग सेट और 3 का अलग। ये पूरा आई हो गया। आई की पावर कितनी भी हो, आई होता है, आई एक होता है, यूं समझ लो आई है ना, वो एक की तरह काम कर रहा है। बता क्या किया, क्या निकालना है, कितनी निकाली अपन ने, ए की पावर कितना बना, आई। 4 के सेट में तोड़ दो, 4 का पहाड़ा आता है 31 से कम बोलो। 31 को ऐसा लिख दिया, नहीं होता क्या, किसके बराबर होता है। आई का मतलब एक होता है, एक किसके बराबर होता है, एक की कितनी भी पावर हो एक ही होता है। ओके, लिखो अगला। गुणा करवा, गुणा करवा। देखिए क्वेश्चन, माना सदिश, हाँ माना सदिश x1 x2 तथा x3
माना सदिश x1 x2 तथा x3, नहीं बस ऐसे ही है। रैखिक समीकरण ax बराबर b के निकाय का हल है, के निकाय का हल है। थोड़ा बहुत तो याद है ना समीकरण वाला मैट्रिक्स का, ठीक है। ax बराबर b के निकाय का हल है जब सदिश b क्रमशः b1 b2 b3 है, वह x1 बराबर 1 1 1, x2 बराबर 0 2 1, x3 बराबर 0 0 1, b1 1 0 0, b2 0 2 0 तथा b3 0 0 2 है, तब a का सारणिक, तब a के सारणिक का मान है ना, a के सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x1 x2 x3 मान दिए हुए, b1 b2 b3 इक्वल टू में होता है। याद है, पहले बेसिक फॉर्मेट की बात करते हैं। बेसिक फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का होता है, समीकरण होता है a1x, याद है ना आपको, a1x प्लस a1x प्लस a2y प्लस a3z बराबर b1। चलो ये a1 क्या ले लिया, a11 ले लो, a11 a12 a13 a21 x a22 y a23 और ये हो जाएगा a31 32। इसको किस रूप में लिखते थे, कैपिटल A बराबर होता था ऐसा, और X क्या होता था, और B होता था B1 B2 B3, और बोला जाता था AX बराबर B। याद आ गया ये रूप सारा, ठीक है। अब यहां पे इसने सीधा प्रश्न नहीं पूछा, थोड़ा सा विपरीत पूछा है। क्या बोला है कि A आप ज्ञात करो, A का सारणिक का मान ज्ञात करो। ये A जो है वो दिखाया भी नहीं हमें, और बोला है सारणिक का मान ज्ञात करो, मतलब पहले सारा A ज्ञात करना पड़ेगा तभी सारणिक निकल पाएगा। ठीक है, अब ज्ञात करने के लिए उसने दो चीज बोली है। एक तो बोला है ये जो XYZ होता है ना, वो मान है ये तीनों या फिर ये तीनों। जब ये तीनों मान आएंगे तो इक्वल टू में ये रहेगा, जब ये तीनों मान आएंगे तो इक्वल टू में ये रहेगा, और जब ये तीनों मान आएंगे तब इक्वल टू में ये रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से बोला है। ये तीनों मान के लिए ये साइड बनेगा B1 का, ये तीनों मान के लिए ये साइड बनेगा, और ये तीनों मान के लिए ये साइड बनेगा। तो आप ये सारे जो A है अंदर के, ये ज्ञात करो और फिर इसके सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, ये बोला है प्रश्न में। ठीक है, तो लिखिए माना कैपिटल A बराबर मान लो कैपिटल A को या तो A1 2 3 4 5 मान लो, या फिर A11 A12 ऐसे मान लो, जैसे इच्छा हो वैसे मान लो, कुछ भी। A1 2 3 4 मान लो यार, दो बार लिखते हैं गड़बड़ होती है। हाँ,
A1 A2 A3 ऐसे मान लो, A1 A2 A3 A4 A5 A6 7 8 और 9। लिखे समीकरण, बस समीकरण यही लगा के लिखनी है। पहले ये वाला सेट लगाओ, मन में ही लगा लो या फिर लिख लिख के लगाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देख लो, ये यहां लगाया और ये यहां, बनाओ इक्वेशन क्या बनेगी। ये पूरा A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर 1। जिसको नहीं आ रहा लिख के करो, लिख के जो कर पा रहे हैं इमेजिनेशन से वो कर लो। ये x1 इधर, समझ गए। ये वाला इधर लगा दो और ये वाला इक्वल टू में लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा इन दोनों का गुणा बराबर ये, इन दोनों का गुणा बराबर ये। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 1 1 1 से गुणा होगा, ये पूरा पंक्ति इस पूरे स्तंभ से गुणा होती है, तो बनेगी समीकरण A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर 1। फिर जाएगा अगला वाला, नौ समीकरण चाहिए हमें, 9 मान ज्ञात करने। जितने समीकरण, जितने मान ज्ञात करने होते हैं उतनी ही समीकरण रिक्वायर्ड होती है। यहां से 3 मिलेगी, इस वाले कॉम्बिनेशन से 3 मिलेगी, इस वाले कॉम्बिनेशन 3 और मिलेगी, इस वाले कॉम्बिनेशन से 3 और मिलेगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, अब ये अगला वाला जाएगा A4 A5 A6, वहां जाएगा तो A4 A5 A6, 0 है ना बराबर में, तो ठीक है। अगला वाला जाएगा A7 A8 A9, ये पहले वाली 3 समीकरण आ गई। अब अगले वाले को लगाओ, इन दोनों को उठा के लगाओ अपने अपने। अच्छा, बीच वाले में तो फिर वो वैल्यू भी तो है, ध्यान रखना पड़ेगा। 0, अच्छा तो 2A2 प्लस A3 बराबर 0, यही बनी अगली वाली। ये A4 0, 2A5, सही है। अगले वाले में ये x वाले को उठा के यहां रखेंगे और इक्वल टू में b वाला होता है, इक्वल टू में b वाला होता है, ये ना ये बेसिक प्रूफ। ठीक है, तो a को x से गुणा कर रहा हूं, बराबर में b रख रहा हूं। अब तीसरा वाला लेके आ रहे हैं, थर्ड में ये 0 0 1, ये बन रही है कि वैल्यूज देखो एक बार कुछ। ये वैल्यू तो मैंने निकाल दी है, बाकी तो आप निकाल ही लेंगे। तीन 6 तो 9, तो ये तो आ गया। इसकी मदद से इधर A2 आ जाएगा और A2 A3 की मदद से A1 आ जाएगा, ऐसे करके समीकरण हल हो जाएगी। सबके मान निकालने पड़ेंगे, तभी A तैयार होगा और उसके सारणिक का मान तैयार होगा। और उसके सारणिक का मान आ रहा है फाइनल आंसर 2 आ रहा है फाइनल आंसर, मतलब सारणिक का मान 2 आएगा। समीकरण हल करो बेटा।
वैल्यूज बोल दूं, बोलो तो। ऊपर आएगा 1 0 0, फिर नेक्स्ट ऐसे ऊपर ऊपर आएगा 1 0 0, नेक्स्ट वाली में आएगा -1 +1 0, थर्ड वाली में आएगा -1 -1 प्लस का 2, आ गया ना। सारणी का मान निकाल दे, बस यही आंसर है। 2020 4 सितंबर, शिफ्ट नंबर 2। हो गया तेरा? हाँ बस। बुक में है ना, बुक्स में कम है क्वेश्चन, 2020 में कम है क्वेश्चन, मतलब जिस तरीके मैंने कराया वो तो इसमें है ही नहीं। अरे सब में ही ऐसा है, कुछ क्वेश्चन तो मैच कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, सब बुक्स में ऐसा ही है, किसी में पूरे नहीं है। दे दे अनिल की है। हाँ -1 सॉरी 1 0 0 -1 1 0 -1 -1 2 दे दो से। ठीक है, तो होता है कंप्लीट। फाइनल आंसर आएगा सारणिक का मान 2। तो करते हैं खत्म, मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।